एक पुराने घर की काल कोठरी में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप पड़ा था। उनसे खाने के लिए पूछने वाला भी कोई नहीं था। उनके चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में इंतजार और मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या बेटे को मेरा होना अब बोझ लगता है? श्याम प्रसाद जी कभी इस घर के मालिक थे। आज वही मालिक घर के एक कोने में रखे टूटे पलंग पर चुपचाप पड़े थे। घर की बहू कनिका और बेटा कुणाल अब इस घर के असली हकदार बन चुके थे। उनके व्यवहार को देखकर तो यही लग रहा था। कनिका की जुबान पर अक्सर यही सुनाई देता था, बाबूजी कब तक इस काल कोठरी में पड़े रहेंगे? अब तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। और कब तक पड़े रहोगे यहीं पर? मुझे लग रहा है मैं तो आपके मरने का इंतजार ही करती रहूंगी। कभी कभी तो मन में आता है कि मैं खुद ही आपको मार दूं, लेकिन क्या करूं? कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं आपको नहीं मार सकती। ये शब्द उनको बाढ़ की तरह चुभते थे, लेकिन श्याम प्रसाद जी चुप रहते थे। वो जान चुके थे कि जो बेटा उनकी आंखों का तारा था, वही अब उन्हें एक बोझ समझता है। जब बेटा ही उनका नहीं रहा, तो फिर बहू से क्या ही उम्मीद करना। लेकिन दीप्ति श्याम प्रसाद जी का ख्याल रखती थी। उससे जो भी बन पड़ता था, वो उनके लिए करती थी। दीप्ति उनकी पुरानी नौकरानी की बेटी थी, एकदम सीधी सादी और दिल की बहुत साफ। उसके अंदर कोई चालाकी नहीं थी, लेकिन श्याम प्रसाद जी की बहू के अंदर चालाकियां कूट कूट कर भरी थी। दीप्ति अब बाबूजी की सेवा करती थी, वही उनको खाना देती थी, दवा देती थी और मन से उनसे बातें करती थी। दीप्ति से बात करके श्याम प्रसाद जी का मन थोड़ा हल्का हो जाता। एक दिन दीप्ति ने आंसू भरी आंखों से पूछा, बाबूजी कब तक सहते रहेंगे आप ये सब? सबको एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि आप जिंदा हो, तो फिर अभी आप सबके सामने क्यों नहीं आ जाते? श्याम प्रसाद जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दीप्ति बेटा बस थोड़ा सा और वक्त दे दो। मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं। मैं अपने लालची बेटे और बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जो दर्द उन्होंने मुझे दिया है, अब वही उनके सामने आईना बनेगा। काल कोठरी की दीवारों पर सिलन थी, लेकिन श्याम प्रसाद जी के इरादों में अब कोई नमी नहीं बची थी। उन्होंने तय कर लिया था, अब सहन नहीं, सबक का समय आ गया है। दीप्ति हर दिन उनके लिए चुपचाप खाना ले जाती थी। कभी कभी जब कनिका देख लेती थी, तो दीप्ति को बहुत ही उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन दीप्ति चुपचाप सारी बातें सुन लेती थी। वो पलटकर जवाब नहीं देती, क्योंकि अगर वो पलटकर जवाब दे देती, तो उसी समय उसे घर से निकाल दिया जाता और फिर श्याम प्रसाद जी के लिए कोई नहीं रहता। एक हफ्ते के बाद जब दीप्ति बाबूजी के लिए खाना लेकर गई, तो उस दिन सब कुछ बदला बदला सा था। दीप्ति बेटा, क्या कनिका आजकल बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है? बाबूजी ने धीरे से पूछा। दीप्ति ने सहमते हुए जवाब दिया, जी बाबूजी। पिछले 2-3 दिन से बार बार वो किसी वकील से फोन पर बात कर रही हैं और और वो आपके बैंक की फाइल्स भी देख रही थी। श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली। तो अब ये लोग मेरी संपत्ति को भी हड़पने के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। एक ना एक दिन ये तो होना ही था, उन्होंने दीप्ति से कहा। दीप्ति, अब समय आ गया है, मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकलना होगा। कल तुम मुझे मेरे पुराने मित्र अधिवक्ता चंद्रकांत जी से मिलवाओ। जरा हम भी तो देखें मेरा बेटा और बहू कितने चतुर हैं। जी बाबूजी कहकर दीप्ति श्याम प्रसाद जी को खाना देकर बाहर चली गई। उधर ऊपर की मंजिल पर कनिका आईने में अपना चेहरा देख रही थी। होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान कोई स्नेह नहीं, बल्कि संतोष से भरी हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ी जीत उसके करीब हो। कनिका ने अपने पति कुणाल से कहा, कुणाल, अगर पापा की मौत का झूठा सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये बंगला और बैंक बैलेंस सब हमारा हो जाएगा और फिर वो नौकरानी दीप्ति, उसे भी इस घर से निकाल कर बाहर करेंगे। आजकल उसके पर बहुत ज्यादा निकल आए हैं। मैंने कई बार उसको बाबूजी के लिए छुप छुप कर खाना ले जाते हुए देखा है। कुणाल ने सिर हिलाया।
कनिका, जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक मोहल्ले वालों के सामने थोड़ा कम ही जाना, कहीं किसी को शक न हो जाए, इसीलिए कुछ दिन बिल्कुल शांत रहना। एक बार सब कुछ अपने नाम पर हो जाए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अरे कुणाल, देखने वाली क्या बात है, सीधी सी बात है। जब सब कुछ हमारे नाम पर हो जाएगा तो बाबूजी को इस दुनिया से जाना होगा और उनको इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन दीप्ति ने बाबूजी को चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। उन्होंने पुरानी टोपी और बड़ा चश्मा पहन रखा था ताकि कोई पहचान ना सके। चंद्रकांत जी पहले से इंतजार कर रहे थे। श्याम प्रसाद भाई, तुम तो जिंदा हो और हम सब लोगों ने तो आपको मरा हुआ मान लिया। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चंद्रकांत जी आश्चर्यचकित थे। श्याम प्रसाद जी ने अपनी आप बीती बताई। कैसे एक बार बीमार पड़ने पर बहू ने डॉक्टर को भी बुलाने से मना कर दिया। कैसे बेटे ने कहा था, बाबूजी आप पर खर्चा करने से अच्छा है हम नए घर की किस्त भर दें। कैसे धीरे धीरे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और फिर एक दिन सबको कह दिया गया कि बाबूजी चल बसे। और इस सब में डॉक्टर ने भी कुणाल का साथ दिया। कुणाल ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वहीं पर मेरी मौत हो गई। अस्पताल वालों ने डेड बॉडी नहीं दी, उन लोगों ने वहीं पर जला दिया उसे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब गांव वालों को कुणाल ने ये कहानी सुनाई थी तो उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अस्पताल वाले डेड बॉडी कैसे जला सकते हैं। ये सब सुन चंद्रकांत जी की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे लिए कानूनी कार्यवाही कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी योजना क्या है? श्याम प्रसाद जी ने कहा, न्याय सिर्फ कानून से नहीं, समय और विवेक से भी होता है। मैं अपने बेटे और बहू को उसी घर में सबके सामने लाऊंगा जहां उन्होंने मुझे मिटाने की कोशिश की थी। एक हफ्ते बाद मोहल्ले में खबर फैल गई, श्याम प्रसाद जी जीवित हैं। कनिका और कुणाल के होश उड़ गए। शाम को जब दोनों लौटे तो ड्राइंग रूम में सामने ही बाबूजी बैठे थे। सिर पर वही टोपी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांत मुस्कान। बाबूजी को देखकर कनिका की हालत खराब हो गई। उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसका बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका था। बाबूजी आप? श्याम प्रसाद जी ने पहली बार तेज आवाज में कहा। हाँ बहू, मैं जिंदा हूँ और अब उसी घर का मालिक भी हूँ। अब तुम सबका असली हिसाब शुरू होगा। कनिका की सांसें तेज हो चुकी थी, चेहरा सफेद हो गया था और हाथ भी कांप रहे थे। कनिका अपने माथे को छूते हुए बोल पड़ी, बाबूजी आप तो चले गए थे ना। श्याम प्रसाद जी खामोशी से कुर्सी से उठे। उनके कदमों में एक अजीब सी गरिमा थी, जैसे कोई सम्राट अपनी गद्दी पर वापसी कर रहा हो। कनिका बहू, मैं गया नहीं था, बस तुम लोगों की इंसानियत चली गई थी और अब ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सबको सब कुछ बता दिया। कुणाल कुछ बोलने ही वाला था कि बाबूजी ने हाथ उठाया। चुप रहो कुणाल, बहुत बोल लिया तुमने पिछले 2 सालों में, आज सिर्फ सुनने की बारी है। उसी शाम मोहल्ले में हलचल हो गई। बाबूजी की वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं, जो एक समय में बाबूजी की बहुत इज्जत करती थी, वो आकर पूछने लगी, शर्म नहीं आई इन दोनों को? जिंदा बाप को मरा हुआ कह दिया। कौन सा बेटा अपने बाप को काल कोठरी में रखता है? ये वही श्याम प्रसाद जी हैं जिनकी दी हुई मिठाई खाए बिना हमारे घरों में तीज नहीं मनती थी। कनिका और कुणाल के चेहरे पर गालियों से भी ज्यादा चोट उन शब्दों से लग रही थी जो हर ओर से फेंके जा रहे थे। रात को बाबूजी अपने पुराने कमरे में थे। दीप्ति उनके पास बैठी थी, एक ग्लास में हल्दी वाला गर्म दूध लेकर। बाबूजी, आज जो देखा उससे तो आंखें नम हो गईं। इतने साल बाद आप अपने हक पर लौटे हैं। श्याम प्रसाद जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी इनको वो सबक नहीं मिला जिससे जीवन भर याद रहे। अगले दिन कनिका के मामा और मामी शहर से आए। उन दोनों ने पहले ही सुन रखा था कि बाबूजी जिंदा हैं।
मामा ने कनिका को डांटते हुए कहा, तू तो कह रही थी कि तेरे ससुर नहीं रहे, ये क्या तमाशा है? कनिका ने कांपते हुए कहा, मामा जी हमने सोचा था कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं रही, इसीलिए मैंने इनको एक काल कोठरी में रख दिया। मामी ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। जरूरत इंसान की नहीं रिश्तों की होती है कनिका, और तुझे ये बात समझ नहीं आई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ये सब भी कर सकती है। मामा मामी दोनों गुस्से में उस घर से चले गए। कुछ देर बाद कुणाल अकेले में अपने पापा के पास गया। बाबूजी माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। श्याम प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कठोर दिखे। जब मैंने बुखार में पानी मांगा था, तब बहू ने कहा था कि ठंडे पानी से कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, याद है? कुणाल सिर झुकाकर रो पड़ा। मैं कनिका के कहने में आ गया था। मैं गलत था बाबूजी, बहुत गलत। गलती एक बार होती है बेटा, 2 साल का अत्याचार गलती नहीं, फैसला होता है। दीप्ति ने धीरे से बाबूजी से कहा। अब क्या करेंगे बाबूजी? श्याम प्रसाद जी बोले। अब वो करूंगा जो एक पिता को नहीं, एक इंसान को करना चाहिए। मैं अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम करूंगा, बुजुर्गों की सेवा के लिए, और इसी घर को भी वृद्ध सेवा सदन बनाऊंगा, जहां कोई और बाप बेटे की लालच का शिकार ना बने। दीप्ति चौंक गई। और आपका बेटा, उसे जीवन भर ये एहसास रहेगा कि उसने क्या खोया, यही उसकी सजा है। वो सुबह कुछ अलग थी। श्याम प्रसाद जी की आंखों में वर्षों बाद एक स्थिरता थी, जैसे मन में तूफान थम चुका हो और अब जीवन एक नई दिशा में बहने को तैयार हो। दीप्ति ने चाय लेकर सामने रखी और धीरे से पूछा, बाबूजी आप कल पूरी रात जागते रहे, क्या कुछ तय कर लिया? श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, अब फैसला हो चुका है। अब मेरे जीवन का मकसद सिर्फ एक होगा, वो सब बुजुर्ग जिनके अपने उन्हें छोड़ देते हैं, उनके लिए जीना। दीप्ति मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थी। आप जैसा सोचते हैं वैसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं बाबूजी। शाम को एक बैठक बुलाई गई। मोहल्ले के बुजुर्ग, चंद्रकांत जी स्थानीय पार्षद और कुछ पुराने शुभचिंतक भी आए। श्याम प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस मकान को वृद्ध सेवा सदन के रूप में पंजीकृत करवा रहा हूँ। यहाँ पर वो बुजुर्ग आ सकता है जिसे अपनों ने छोड़ दिया हो। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा, लेकिन अब मैं किसी और को बेसहारा नहीं होने दूंगा। चारों तरफ तालियां बजने लगी। चंद्रकांत जी बोले, श्याम प्रसाद भाई, तुमने तो समाज को आईना दिखा दिया, मैं कानूनी प्रक्रिया संभाल लूंगा। उधर कनिका और कुणाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कनिका चिल्लाई, ये तो हमारा घर है, अब हम कहाँ जाएंगे? श्याम प्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, बहू ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा था, है और रहेगा। लेकिन अब ये सिर्फ घर नहीं, एक आश्रम होगा उन सब के लिए जिनके अपने उन्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे लिए जगह नहीं है कनिका। जीवन भर जितना दिया उसके बदले तुमने मुझे काल कोठरी दी, अब ये दरवाजे तुम पर बंद है। कुणाल ने रोते हुए कहा, पापा मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, पर क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? बाबूजी ने आंखें नम करके कहा, कर सकते हो बेटा, तुम आराम से जियो, लेकिन बिना मेरे नाम के, बिना मेरी संपत्ति के। मेहनत करो जैसे मैंने की थी, तब समझोगे कि बाप का पसीना क्या होता है। अगले हफ्ते वृद्ध सेवा सदन की शुरुआत हुई। दीप्ति ने पूरा घर साफ कराया, फर्श पर नई चादरें बिछाई, हर कमरे को फिर से जीवन दिया। शाम को 3 बुजुर्ग सबसे पहले आए। एक दादी जिनके बेटे ने उन्हें भीड़ का बहाना देकर वृद्धाश्रम भेजा था, एक काका जिनका बेटा विदेश चला गया और वापसी का कोई नाम नहीं, और एक नाना जो अपनी बहू की बातों से तंग होकर घर से निकल आए थे। तीनों को श्याम प्रसाद जी ने अपने हाथों से खाना परोसा, और दीप्ति, वो अब सिर्फ एक सहायिका नहीं, इस सेवा सदन की अधीक्षिका बन गई थी। मोहल्ले के लोग अब उसे दीप्ति बिटिया नहीं, दीप्ति जी कहने लगे थे। श्याम प्रसाद जी ने एक दिन उसे कहा, बेटा अगर मुझे कभी बेटी हुई होती तो वो तुम जैसी ही होती। दीप्ति की आंखें भर आई, और अगर मुझे कभी पिता चाहिए होता तो वो आपके जैसे ही होते।
मोहल्ले में लोग बाबूजी को श्रद्धा की नजर से देखने लगे। कनिका और कुणाल घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। वृद्ध सेवा सदन अब एक घर जैसा लगने लगा था। वहां रहने वाले बुजुर्गों की हंसी धीरे धीरे घर की दीवारों में घुलने लगी थी। बाबूजी दिन भर उनसे बातें करते, कहानियां सुनते और सुनाते। रात को दीप्ति के साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करते। एक शाम दीप्ति आंगन में बैठी हुई थी। अचानक मेन गेट पर एक कार आकर रुकी। बाहर से आवाज आई, क्या ये वृद्ध सेवा सदन है? दीप्ति ने आगे बढ़कर कहा, हाँ जी, बताइए किससे मिलना है आपको? कार से एक गंभीर चेहरा बाहर आया। सफेद कुर्ता, आंखों में पछतावा और हाथ में कुछ पुराने कागज। मेरा नाम है राहुल, क्या मैं दीप्ति से मिल सकता हूँ? दीप्ति जैसे ठिठक गई। पल भर को उसकी सांसें थम गई। राहुल, ये वही नाम था जिससे उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखा जुड़ा हुआ था। कुछ साल पहले दीप्ति और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो एक दूसरे से शादी करने के वादे करने लगे। लेकिन दीप्ति की सादगी और गरीबी राहुल की अमीर माँ को नहीं भाती थी। एक दिन राहुल ने कहा, माँ मुझसे नाराज हैं, हमें कुछ समय के लिए रुकना होगा। और फिर राहुल कभी लौट कर नहीं आया। दीप्ति ने बहुत इंतजार किया, फिर जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब वही राहुल सामने खड़ा था। दीप्ति, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं और मैं भी बहुत डर गया था और सब छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी जिंदगी थम सी गई। मैं तुम्हें खोजता रहा। आज जब अखबार में तुम्हारी तस्वीर और बाबूजी के सेवा सदन की खबर देखी तो मुझसे रुका नहीं गया। दीप्ति चुप रही। श्याम प्रसाद जी पीछे से आए और बोले, बेटा, तुमने दीप्ति को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब जब वो कुछ बन गई है, अब उस शादी के लिए कोई भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। राहुल ने कहा, मैं उसकी सेवा में हाथ बटाना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता बनकर। अगर वो अनुमति दे दे तो। दीप्ति ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। ना वहां प्रेम था, ना अधिकार, बस पछतावा और प्रायश्चित था। कुछ दिनों तक राहुल सेवा सदन में बतौर स्वयं सेवक रहा। बुजुर्गों को दवा देना, झाड़ू पोछा और सुबह की पूजा का आयोजन करना, सब काम में हाथ बटाने लगा था। एक दिन बाबूजी दीप्ति से बोले, बेटा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन हर कोई सुधार नहीं पाता। क्या तुम राहुल को दूसरा मौका देना चाहोगी? दीप्ति ने कहा, बाबूजी, अब मैं किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हूँ। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी जिंदगी अब इन बुजुर्गों के लिए है, लेकिन अगर कोई सच में सेवा करना चाहता है तो मैं रास्ता नहीं रोकती। और उधर कनिका और कुणाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। जिस घर से उन्हें निकाल दिया गया था, अब उसी सेवा सदन में उनके पुराने रिश्तेदार रहने आ रहे थे। कनिका की चाची और मामी अब वहीं थी और उन्होंने कनिका के नाम से तौबा कर ली थी। एक दिन चाची ने कहा, कनिका ने जो अपने ससुर के साथ किया, उसके बाद मैं उसे अपनी बेटी मान भी नहीं सकती। वृद्ध सेवा सदन की दीवारें अब किसी अनाथ आश्रम जैसी नहीं थी। वो दीवारें अब बुजुर्गों की कहानियों, उनकी हंसी और दीप्ति की ममता से गूंजती थी। बाबूजी की आंखों में अब थकान नहीं, आत्मसंतोष था। मैं जिंदा हूँ और अब मेरा होना किसी के काम आ रहा है। एक पत्रकार सेवा सदन में इंटरव्यू लेने आया। उसने सवाल किया, श्याम प्रसाद जी, आपने इतनी बड़ी संपत्ति को समाज सेवा में लगा दिया। आपका बेटा आपको भूल गया, फिर भी आप समाज को नहीं भूले। इसका रहस्य क्या है? बाबूजी ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया हो वही जानता है कि देने में कितनी राहत होती है। ये शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। श्याम प्रसाद जी की कहानी, दीप्ति का समर्पण और वृद्ध सेवा सदन, ये सब अब पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन चुके थे। उसी शाम दीप्ति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। राहुल अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वो कभी दीप्ति से कोई उम्मीद नहीं जताता था, बस चुपचाप सेवा करता और मुस्कुराकर बुजुर्गों से कहानियां सुनता। दीप्ति की सोच में अब एक नई बात घर करने लगी थी। क्या सच में जीवन में कोई दूसरा मौका भी होता है? अगले दिन बाबूजी ने दीप्ति से कहा, बेटा, मैं अब सेवा सदन के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, गरीब बच्चों के लिए। बुजुर्ग अनुभव देंगे और बच्चे ऊर्जा।
दोनों मिलकर अधूरेपन को पूरा करेंगे। दीप्ति की आंखें चमक उठी। बाबूजी, ये तो परिवार जैसा होगा। बेटा, बाबूजी बोले, बस एक बात पूछनी है, क्या तुम इस मिशन में अकेली चलोगी या साथ में किसी को चुनोगी? दीप्ति ने कुछ पल सोचा और कहा, अगर साथ चलने वाला आत्मा से सेवा करे तो क्यों नहीं। बाबूजी मुस्कुराए। राहुल जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था वो कुछ सुन नहीं सका, लेकिन दीप्ति की आंखों में पहली बार नफरत की जगह एक स्वीकार का झोंका दिखा। सेवा सदन का विस्तार। अब यहाँ वृद्धों के साथ बच्चे भी रहने लगे। कक्षा चलती थी जहाँ अनुभव पढ़ाया जाता था। एक दादी बच्चों को अपने समय की कहानियां सुनाती थी तो एक नाना उन्हें खेती का गुण सिखाते थे। राहुल एक कुशल व्यवस्थापक बन चुका था और दीप्ति एक सशक्त संचालिका। उधर कुणाल और कनिका भी किराए के छोटे से फ्लैट में रहते थे। उनके पास पैसों की तंगी तो थी ही, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज जो खत्म हो चुकी थी, संपर्क। कोई रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आता। कनिका दिन रात पछतावे में डूबी रहती थी। एक दिन उसने कुणाल से कहा, काश हमने बाबूजी को समझा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कुणाल बोला, हमने उन्हें काल कोठरी में बंद किया, अब जिंदगी ने हमें तन्हाई के अंधेरे में फेंक दिया। सेवा सदन और बच्चों का स्कूल अब राज्य भर में एक मिसाल बन चुका था। सरकार ने विशेष सहायता घोषित की थी और टीवी चैनलों पर रोज श्याम प्रसाद मॉडल की चर्चा होती थी। दीप्ति सुबह बच्चों के बीच होती थी, दोपहर को वृद्धजनों के साथ और शाम को राहुल के साथ योजना बनाने में जुटी रहती थी। बाबूजी सब कुछ चुपचाप देखते थे, एक सच्चे पिता की तरह जो अपने बच्चों को उड़ता हुआ देखना चाहता है, पीछे खड़ा रहकर। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक सुबह दीप्ति दौड़ती हुई आई, बाबूजी बाबूजी उठिए ना। लेकिन बाबूजी अब शांत थे, बहुत शांत। चेहरे पर वही संतोष था मानो कह रहे हों, अब सब ठीक है। दीप्ति फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा सेवा सदन गूंज उठा। बाबूजी चले गए, लेकिन बाबूजी चुपचाप नहीं गए थे। उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसे दीप्ति को देना था। दीप्ति ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी दीप्ति, अगर ये पत्र तुम पढ़ रही हो तो समझो कि मैं अब इस शरीर से मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि मैंने एक बेटी पाई, जिसे कभी जन्म नहीं दिया, लेकिन जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। दीप्ति, जब मेरा बेटा मुझे छोड़ गया था तब मुझे लगा था कि मैं अब एक बोझ बन चुका हूँ, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम खून से नहीं कर्म से होता है। राहुल को माफ करना तुम्हारा निर्णय है, लेकिन अगर वो सच में बदल गया है तो मैं जानता हूँ कि तुम किसी सही निर्णय पर पहुंचोगी। सेवा सदन अब तुम्हारा है, इसे दिल से चलाना। मेरे कमरे में जो लोहे की संदूक है उसमें एक आखिरी तोहफा है, तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री। और हाँ, अगर कभी थक जाओ तो बस मेरी कुर्सी पर बैठ जाना। मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा बाबूजी। दीप्ति जोर से रो पड़ी। राहुल जो पीछे खड़ा था धीरे से आगे आया और बोला, बाबूजी नहीं गए दीप्ति, वो हम सब में जी रहे हैं और अब उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंतिम संस्कार के दिन पूरा शहर उमड़ पड़ा। सरकारी अधिकारी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि वो चाची, मामी, पड़ोसी जिनकी आंखें बाबूजी के सम्मान में भीग गई थी। कुणाल और कनिका भी दूर से चुपचाप खड़े देख रहे थे। कनिका के चेहरे पर पश्चाताप था और कुणाल की आंखों में सिर्फ आंसू। उन्होंने दीप्ति से दूर खड़े होकर एक कागज रखा, माफ कर दो, और बिना कुछ कहे लौट गए। अब दीप्ति अकेली नहीं थी, राहुल उसके साथ था, एक मित्र के रूप में। सेवा सदन और स्कूल अब एक बाबूजी की स्मृति संस्थान के नाम से जाना जाने लगा। वो कुर्सी अब भी वही थी, आंगन के कोने में, खिड़की के पास, जहां बैठकर श्याम प्रसाद जी चुपचाप वृद्धों की बातें सुना करते थे। अब वो कुर्सी खाली थी, लेकिन हर सुबह दीप्ति उसमें बैठकर बाबूजी को महसूस करती। वो कुर्सी अब कोई वस्तु नहीं थी, वो स्मृति थी बाबूजी की। वो एक रिश्ता थी। हर बुजुर्ग सुबह दीप्ति से आकर बाबूजी का हाल पूछते। बिटिया, लगता है आज बाबूजी मुझसे नाराज है, मेरे सपने में नहीं आए। दीप्ति मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के नीचे एक टीस छुपी होती थी। काश एक बार और मुझे बेटा कह देते। बाबूजी की मृत्यु के बाद दीप्ति ने खुद को पहले से भी ज्यादा काम में झोंक दिया।
उसने वृद्ध सेवा सदन को बाबूजी की स्मृति संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड करवा दिया और बच्चों के स्कूल को एक मॉडल स्कूल बना दिया, जहां शिक्षा, संस्कार और सेवा को बराबरी से पढ़ाया जाता। राहुल अब भी एक सेवक की तरह ही काम करता था। वो दीप्ति के सामने कभी अपने पुराने रिश्ते की बात नहीं करता था, बस एक सच्चा साथी बनकर खड़ा रहता। पर दीप्ति जानती थी उसकी आंखों में अब मोह नहीं, पश्चाताप है। एक शाम जब सब बुजुर्ग अपने अपने कमरों में थे, स्कूल बंद हो चुका था और दीप्ति अकेली रसोई में थी, तभी एक जाना पहचाना चेहरा सेवा सदन के गेट पर खड़ा था। कुणाल। उसका चेहरा झुका हुआ था, कपड़े मैले थे, आंखों के नीचे काले घेरे और होंठ सूखे हुए। दीप्ति चौकी फिर थाली छोड़कर बाहर आई। भैया, दीप्ति ने धीमे से कहा और कुणाल रो पड़ा। दीप्ति, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत टूट चुका हूँ। अब तो कनिका भी मुझे छोड़कर चली गई। क्या? दीप्ति ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, उसने कहा कि अब इस गरीबी और अपमान की जिंदगी से अच्छा है वो अपने मायके में रहे। और मैं अब बस बाबूजी की वो आंखें याद करता हूँ जो आखिरी बार मुझे देखती रही, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। दीप्ति का जवाब था, रिश्ते माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं। दीप्ति ने कुणाल को कुर्सी पर बैठाया और पानी दिया। फिर बोली, भैया, बाबूजी तो कब के माफ कर चुके थे आपको। बस वो चाह रहे थे कि एक दिन आप समझे, और शायद आज वो दिन है। लेकिन माफ करना एक बात और दोबारा भरोसा करना दूसरी बात। कुणाल के हाथ जोड़ दिए। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, बस मुझे सेवा करने दो। मुझे लगता है यही मेरा प्रायश्चित होगा। एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ सच्चाई। उसी रात राहुल ने दीप्ति से कहा, दीप्ति, अगर तुम्हें लगता है कि कुणाल सच में बदल चुका है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन तुम सोचो, क्या तुम मुझे भी वही दूसरा मौका दोगी? दीप्ति की आंखों में सन्नाटा था। उसने कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ राहुल, तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे समर्पण को, लेकिन अभी मेरी दुनिया इन बुजुर्गों में है। शादी, जीवन साथी और प्रेम, ये शब्द अब मुझे उतने जरूरी नहीं लगते। राहुल सिर झुकाकर बोला, तुम्हारा साथ पाने की नहीं, सेवा करने की चाह है अब। अगर कभी तुम्हारा दिल बदले तो मुझे याद करना, मैं यहीं पर हूँ। एक सप्ताह बाद दीप्ति को एक चिट्ठी मिली मुख्यमंत्री कार्यालय से। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय दीप्ति जी, आपके द्वारा चलाए जा रहे सेवा सदन और बाबूजी स्मृति स्कूल की राज्य भर में सराहना हो रही है। राज्य सरकार चाहती है कि आप महिला और बाल विकास विभाग की सलाहकार बने, ताकि आप अपनी सोच पूरे प्रदेश में लागू कर सके। कृपया दिल्ली आकर मुख्यमंत्री निवास में मिले। दीप्ति चौंक गई। एक तरफ सेवा सदन, उसका अपना संसार, दूसरी तरफ सरकार से जुड़कर हजारों लोगों की सेवा का अवसर। बाबूजी की कुर्सी के पास बैठकर लिया गया निर्णय। रात को दीप्ति अकेले आंगन में आई। बाबूजी की खाली कुर्सी पर हाथ रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी, मुझे माफ करना, पर अब बिना पूछे निर्णय लेने की आदत नहीं रही। आप होते तो क्या कहते? हवा की हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई कह रहा हो, जा बेटा, जहां तेरा कर्म बुलाए वहीं तेरा धर्म है। दीप्ति ने निर्णय ले लिया, वो दिल्ली जाएगी, लेकिन सेवा सदन को बंद नहीं करेगी, बल्कि उसे बढ़ाएगी, ताकि पूरे राज्य में बाबूजी जैसे लोग ना भूले जाए। बाबूजी के जाने के बाद सेवा सदन में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दीप्ति जब भी उस कुर्सी को देखती जिस पर बाबूजी बैठा करते थे, उसका दिल भारी हो जाता। उनकी वो चाय की प्याली, उनके चश्मे की जानी पहचानी जगह और वो खादी का झोला, सब कुछ अब मौन था, लेकिन सब कुछ जैसे बोल रहा था, दीप्ति बेटा, समय पर खाना खा लिया कर। बेटा, जो भी कर वो सच्चे मन से कर। दूसरों को दुखी करके जो सुख मिलता है वो सिर्फ भ्रम है। हर दीवार पर, हर खिड़की पर, हर बच्चे की मुस्कान में बाबूजी की आवाज गूंजती थी। दीप्ति ने सेवा सदन के नियमों को और भी कठोर कर दिया। अब वहां सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, संस्कार और सेवा के पाठ पढ़ने के लिए लोग आते थे। हर रविवार को वहां वृद्धजनों की कथा गोष्ठी होती थी, जिसमें बाबूजी की कहानी सुनाई जाती थी। कैसे एक पिता ने अपने लालची बेटे और बहू को सबक सिखाया, और फिर बच्चों को वो सच्चाई की कसम दिलाई जाती थी, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा जब तक वे जीवित हैं, और जब वे ना रहें तो उनकी सीख को अपने जीवन में उतारूंगा। राहुल अब सेवा सदन का हिस्सा बन चुका था। वो एक अच्छा शिक्षक बन गया था और बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाता था,
बल्कि उन्हें इंसान बनना भी सिखाता था। एक दिन राहुल ने दीप्ति से कहा, दीप्ति, बाबूजी की आखिरी चिट्ठी में एक बात मैंने बार बार पढ़ी, अगर राहुल सच में बदल गया है तो निर्णय तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं सच में बदल गया हूँ? दीप्ति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम बदल गए हो राहुल, लेकिन अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। अब हम सिर्फ साथ काम करने वाले दो लोग हैं, बाबूजी की विरासत के रक्षक। राहुल ने सिर झुका लिया, लेकिन एक शांति उसके चेहरे पर थी, क्योंकि वो जानता था प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग होता है। कुछ समय के बाद कनिका कुणाल के पास वापस आ गई। कुणाल और कनिका ने शहर छोड़ दिया था, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद उनमें एक बदलाव आ गया था। वे एक छोटे से गांव में जाकर वृद्धों की सेवा का काम करने लगे। कनिका रोज सुबह उठकर मंदिर जाती और आंखों में आंसू लिए एक ही बात बोलती है, हे भगवान, जो पाप किए उसका फल मिल गया, अब सिर्फ सेवा करने दो। कभी कभी वे सेवा सदन को गुपचुप आर्थिक सहायता भेजते, लेकिन नाम नहीं लिखते। एक दिन दीप्ति को एक चिट्ठी मिली, आपके बाबूजी ने हमें सबक सिखा दिया, अब हम हर दिन उनके नाम पर सेवा करते हैं। हमें माफ ना करे, लेकिन कभी आशीर्वाद देना। दीप्ति की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सरकार ने सेवा सदन को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार देने की घोषणा की। दिल्ली में समारोह होना था और राष्ट्रपति भवन से पत्र आया, आपको और संस्थान को देश के सर्वोच्च सेवा सम्मान हेतु आमंत्रित किया जाता है। दीप्ति मंच पर पहुंची और जब सम्मान मिलने लगा, उसने माइक पर आकर कहा, मैं ये सम्मान एक इंसान के नाम करती हूँ, जो न केवल एक पिता थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक गुरु और एक संत थे, स्वर्गीय श्री श्याम प्रसाद जी। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। दीप्ति ने मंच से नीचे उतरकर एक खाली कुर्सी पर फूल रखे और बोली, बाबूजी, ये आपके नाम। एक शाम दीप्ति अपने कमरे में अकेली बैठी थी और बाहर बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और बाबूजी का झोला अब भी वहीं लटका हुआ था। दीप्ति ने धीरे से झोला उठाया। उसमें एक पेंसिल, एक पुरानी डायरी और एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, मेरी असली संतान दीप्ति। दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झोले को सीने से लगा लिया और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। तभी बिजली चमकी और दीप्ति को लगा जैसे बाबूजी की आवाज आई, मैं यही हूँ बेटा, तुमने सब कर दिखाया। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय गुजरता चला गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और फिर एक दिन दीप्ति ने राहुल से शादी के लिए हाँ कर दिया। दोनों ने बहुत ही साधारण तरीके से शादी कर ली। सेवा सदन के सभी बुजुर्गों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।